ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम, सबका स्वागत है दोस्तों। कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज अंग्रेजी वर्ष 2023 समाप्त हो रहा है। अभी 31 दिसंबर की शाम को या फिर रात्रि भी कह सकते हैं, तो अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूं और ये समय होता है वर्ष की सर्वोत्कृष्ट और सबसे खराब बेस्ट और वर्स्ट फिल्मों और वेब सीरीज के बारे में चर्चा करने का। पिछले 7 वर्षों से 2017 से लेकर के अभी तक की हर वर्ष की बॉलीवुड, हॉलीवुड और रीजनल फिल्मों की बेस्ट और वर्स्ट की लिस्ट, मूवीज़ की लिस्ट आप हमारे चैनल पर यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हैं। जैसे कि बेस्ट मूवीज़ ऑफ 2018 आगे प्रतीक बोराडे लिख दीजिए, या फिर वर्स्ट मूवीज़ ऑफ 2020 आगे प्रतीक बोराडे लिख दीजिए। तो बॉलीवुड की, हॉलीवुड की ये बेस्ट और वर्स्ट की हर वर्ष की लिस्ट पिछले लगभग 6-7 वर्षों की आपको हमारे चैनल पर ये लिस्ट मिल जाएगी। अभी आज के इस वीडियो में हम 2023 की 15 सर्वोत्कृष्ट भारतीय फिल्मों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसमें कुछ बॉलीवुड के और कई सारे रीजनल फिल्मों के नाम आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद में हॉलीवुड की भी टॉप 20 फिल्मों की लिस्ट में अपलोड करने वाला हूं 2023 की। उसके बाद में वर्स्ट मूवीज़ की भी लिस्ट आएगी, बॉलीवुड की भी और हॉलीवुड की भी। तो जो नए मित्र अब ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। और जितने भी मित्र वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करना। वैसे देखिए दोस्तों, हमारे जितने भी लगभग कार्य होते हैं, जैसे कि कोई व्रत उपवास हो, पर्व त्योहार हो, जैसे एकादशी हो, अमावस्या हो, पूर्णिमा हो, सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, या फिर शिवरात्रि, नवरात्रि, जितने भी हमारे व्रत उपवास पर्व त्योहार आदि होते हैं, या फिर घर में कोई मंगल कार्य होता है, कोई शुभ मुहूर्त निकालना होता है, सत्यनारायण की पूजा होती है, शादी ब्याह होते हैं, ऐसे सभी कार्य हम हिंदू पंचांग के अनुसार करते हैं बराबर। परंतु व्यवहार के लिए हम अंग्रेजी कैलेंडर का उपयोग करते हैं। स्वतंत्रता के बाद में व्यवहार के लिए अंग्रेजी कैलेंडर के उपयोग करने का ही निर्णय लिया गया। वैसे नेपाल में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर हिंदू पंचांग का, हिंदू कैलेंडर का ही उपयोग व्यवहार में भी किया जाता है। पर अभी भारत में हम व्यवहार के लिए अंग्रेजी कैलेंडर का उपयोग करते हैं। इस कारण से ये बेस्ट और वर्स्ट की लिस्ट हर अंग्रेजी वर्ष के अंत में उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। चलिए अब 15 सर्वोत्कृष्ट भारतीय फिल्में 2023 की उस लिस्ट की तरफ आगे बढ़े उससे पहले एक और बात मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ जितने भी नाम आप देखेंगे वो मेरा व्यक्तिगत मत है, किसी को भी इस लिस्ट से एग्री होने की आवश्यकता नहीं है। और जो मित्र हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं वे तो लगभग उन्हें पता ही होता है कि मेरी लिस्ट में कौन सी फिल्मों के नाम हो सकते हैं। पर जो नए मित्र ये वीडियो देख रहे होंगे, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि देखिए, जैसा आप हमेशा की आदत होती है ना, जो क्रिटिक्स आदि होते हैं, विशेषतः एलिट लिबरल क्रिटिक्स, उनकी बेस्ट मूवीज़ की लिस्ट जब हम देखते हैं तो उसमें ज़्यादातर वोक एक्टिविज्म वाली फिल्मों के नाम होते हैं। जैसे कि कुछ रिग्रेसिव ऑर्थोडॉक्स समाज के विरुद्ध विद्रोह, परिवार के विरुद्ध विद्रोह, पेट्रियार्की के नाम से छाती कूटना, या फिर सेक्सुअल लिबरेशन, जेंडर आइडेंटिटी का एजेंडा। जैसे कि विवाह के 25-30 वर्ष के बाद में पत्नी को पता चलता है कि उसका पति गे है, या फिर 25-30 वर्षों के बाद में विवाह के पति और बच्चों को पता चलता है कि भाई उनकी माँ तो लेस्बियन है। फिर सेक्सुअल लिबरेशन के लिए समाज के विरुद्ध, ऑर्थोडॉक्स रिग्रेसिव समाज के विरुद्ध लड़ना, या फिर नक्सलियों को क्रांतिकारी बताना वगैरह। इस प्रकार के वोक एक्टिविज्म वाली जो फिल्में होती है, सो कॉल्ड आर्ट हाउस फिल्में भी उनमें कुछ होती है, ऐसे फिल्मों के नाम अधिकतर बेस्ट फिल्मों की लिस्ट में आपको देखने को मिलते हैं। पर ऐसा कोई भी नाम यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। भाई मुझे कुछ गिने चुने एलिट जोकरों के सामने अपने आप को कूल दिखाने में कोई भी मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है, ना ही मैं ऐसे कुछ एलिट जोकरों के सामने अपने आप को कूल दिखाना चाहता हूँ। मुझे जो फिल्में पसंद आई वो नाम मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ, और इनमें से ज़्यादातर नाम ऐसे हैं जिन फिल्मों के नाम से लिबरल्स ने, वोक्स ने, तथाकथित फेमिनिस्टों ने काफ़ी छाती कूटी है 2023 में। तो बहुत ही मज़ेदार ये लिस्ट होने वाली है। वीडियो को अंत तक अवश्य देखना, लाइक और शेयर ज़रूर करना। और 15 नाम मैं आपको बताऊं टॉप 15, उससे पहले 3 नाम मैं ऑनरेबल मेंशंस में बताना चाहता हूं। मतलब ऐसी फिल्में जो टॉप 15 में तो नहीं आ पाई, परंतु फिर भी उन्होंने हमें एक अच्छा एक्सपीरियंस दिया, या फिर मैं उन्हें आपको सजेस्ट करना चाहता हूं। ठीक है, तो सबसे पहला नाम है फर्रे। थाई फिल्म का रीमेक है, परंतु बहुत ही बढ़िया फिल्म है, आप बिल्कुल इसे देख सकते हैं। फर्रे का हमारा रिव्यू आप अवश्य देखना। और हाँ, जितने भी नाम मैं आपको बताऊंगा उन सब के रिव्यू आप हमारे प्रतीक्स फिल्म थियरी चैनल पर देख सकते हैं, उसे भी आप अवश्य सब्सक्राइब करना। दूसरा नाम है ऑनरेबल मेंशंस में चोर निकल के भागा। ये भी एक फिल्म है जिसको लेकर के जितने भी एलिट लिबरल क्रिटिक्स वगैरह है, इंडस्ट्री से, इकोसिस्टम से जुड़े हुए, उन्हें भी बड़ी पीड़ा हुई थी। बड़ी विचित्र से इसके रिव्यू देखने को मिलेंगे। हालांकि अच्छी फिल्म थी, कोई ज़बरदस्ती का वो एजेंडा नहीं, नेटफ्लिक्स इंडिया की फिल्म होते हुए भी।
और कुछ बहुत एक्सेप्शनल नहीं थी, पर अच्छी फिल्म थी, एक बार तो बिल्कुल देख सकते हैं। तो और उसके बाद में तीसरा नाम है ऑनरेबल मेंशंस में गदर 2 का। देखिए, एक इमोशनल कनेक्ट है हमारा गदर के साथ में, उसके कैरेक्टर्स के साथ में, इस कारण से ऑब्वियसली फिल्म को मैंने सपोर्ट किया था। परंतु जैसा कि इसके रिव्यू में मैंने इसे 6.5 आउट ऑफ 10 स्टार्स की रेटिंग दी थी, और मैंने आपको बताया भी था कि भाई टेक्निकली फिल्म अच्छी बनी हुई नहीं है, और ये बात हमें बार बार बताने की आवश्यकता है। वैसे भी राष्ट्रवादी फिल्म मेकर्स कोई ज़्यादा है नहीं, जो गिने चुने हैं उनमें से भी अधिकतर टेक्निकली उतना बढ़िया कंटेंट नहीं बना पाते। दूसरी तरफ आप देखिए वामपंथी फिल्म मेकर्स, उनका क्राफ्ट पर कितना कैसा कंट्रोल है, कैसी पकड़ है। तो इस कारण से ये बातें बार बार बोलना आवश्यक है, ताकि कुछ बदलाव आने वाले समय में हमें देखने को मिले। तो ये हो गए 3 ऑनरेबल मेंशंस के नाम, फर्रे, चोर निकल के भागा और गदर 2। अब शुरुआत करते हैं हम टॉप 15 की लिस्ट की। सबसे पहला नाम यानी 15 नंबर पर नाम है तू झूठी मैं मक्कार का। लव रंजन की फिल्म है। इसको लेकर भी फेमिनिस्टों के रिव्यू अगर आप देखेंगे तो सेक्सिस्ट, मिसोजिनिस्ट, मेल शोविनिस्ट और पता नहीं क्या क्या शब्द वो उठा कर लेकर के आते हैं। ऐसे ऐसे शब्द उपयोग किए गए थे इस फिल्म के बारे में, सर्टिफिकेट्स बांटे गए थे। बढ़िया फिल्म है, एक फैमिली ड्रामा कह सकते हैं, परिवार को जोड़ने का मैसेज है। हालांकि पारिवारिक चित्रण जिस प्रकार से फिल्म है उसके साथ में एक सामान्य भारतीय जुड़ नहीं सकता। एक थोड़ा एलिट लाइफस्टाइल वाला वातावरण वहाँ पर पारिवारिक चित्रण किया गया है, तो वो एक कमी मैंने बताई थी तू झूठी में मक्कार की। बाकी हाँ, फिल्म की जो मूल भावना है या थीम है वो अच्छी है। बाकी आप हमारा तू झूठी में मक्कार का रिव्यू या फिर लिबरल्स ने कैसे छाती कूटी थी उस पर मैंने जो वीडियो बनाया है वो आप अवश्य देखना। इसके बाद में 14 नंबर पर है ज़रा हट के ज़रा बच के। एक बहुत ही प्यारी ऐसी फैमिली ड्रामा फिल्म, ये भी परिवार को जोड़ने का मैसेज देती है। इसके परिवार के साथ में हम कनेक्ट भी कर पाते हैं, एक अपनापन लगता भी है, जितने भी पात्र हैं उनके साथ में हमें। हालांकि एक बात मुझे इस फिल्म की पसंद नहीं आई थी, उसके बारे में चर्चा मैंने ऑलरेडी हमारे ज़रा हट के ज़रा बच के रिव्यू में की हुई है, तो वो मैं यहाँ रिपीट नहीं करूँगा। पर बड़ी ही प्यारी सी स्वीट सी फिल्म है। हालांकि अच्छी फिल्म होते हुए भी ऑब्वियसली परिवार जोड़ने का मैसेज है, तो जो है बॉलीवुड का इकोसिस्टम या लिबरल क्रिटिक्स वगैरह, उनको ये फिल्म उतनी पसंद नहीं आई थी। इसके बाद में 13 नंबर पर है विरूपक्ष। एक बहुत ही अलग, क्रिएटिव, इंटरेस्टिंग ऐसी सुपरनेचुरल हॉरर फिल्म, तेलुगु फिल्म है ये। और अगर आपको सुपरनेचुरल हॉरर फिल्म में देखना पसंद है तो इस फिल्म को आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते, अवश्य इसे आप देखना। इसके बाद में 12 नंबर पर है LCU की, लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स की तीसरी फिल्म लियो। पिछली दोनों फिल्मों जितनी उस लेवल की मैं नहीं कहूँगा, पर उससे ज़्यादा कोई ऐसी कम भी नहीं। थोड़ा सा 1-2 पॉइंट थोड़ा सा हम पिछली दोनों फिल्मों से इसको कम मैंने थोड़ा सा कम लगी मुझे, परंतु ये फिल्म भी उतनी ही इंटरेस्टिंग थी, अच्छी थी। मुझे पर्सनली फिल्म पसंद आई थी। विशेषतः लोकेश कनगराज, उन्होंने सटल वे में कई सारी बातें, चाहे वो कन्वर्जन को लेकर हो, रिलीजन को लेकर के जो कुछ बातें सटल वे में दिखाई गई थी, वो बातें मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी थी, पसंद आई थी। इसके बाद में 11 नंबर पर है जेलर। देखिए, काफ़ी लंबे समय के बाद में तमिल फिल्म इंडस्ट्री से कोई ऐसी फिल्म आई जिसका जो मुख्य पात्र है वो धर्मपरायण है। वो अपने कल्चर पर, अपनी हिंदू संस्कृति पर, अपनी धरोहर पर वो गर्व करता है। उस धरोहर को बचाने के लिए वो फिल्म का मुख्य पात्र लड़ रहा है रजनीकांत जी का। रजनीकांत जी की जो पिछली कुछ फिल्में थी, एक बहुत ही टॉक्सिक ऐसी वामपंथी प्रोपेगेंडा पर आधारित वो फिल्में थी। इस कारण से बॉक्स ऑफिस पर उन्हें कोई खास ऐसी सफलता भी नहीं मिल रही थी। परंतु जेलर में उनका पात्र धर्मपरायण था, अपनी हिंदू संस्कृति, उसकी धरोहर को बचाने के लिए उसे लड़ते हुए दिखाया था। और एक्शन सीक्वेंसेस भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया थे इस फिल्म के, और मैसेज भी, थीम भी फिल्म की अच्छी थी। इस कारण से जनता ने इस फिल्म को भर भर कर प्रेम भी दिया। इसके बाद में 10 नंबर पर ऐसी फिल्म है जिसका आप में से कई सारे मित्रों ने नाम भी नहीं सुना होगा, और इतनी प्यारी फिल्म होते हुए भी कहीं पर भी इस इकोसिस्टम में से किसी ने भी इस फिल्म को प्रमोट भी नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? ऑब्वियसली ये फिल्म शायद उनको रिग्रेसिव, पिछड़ी हुई सोच वाली, ऑर्थोडॉक्स वगैरह लगी होगी, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी पिछली जनरेशन है, हमारे जो माता पिता है या दादा दादी है, नाना नानी है, उनके बलिदान के बारे में या फिर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई फिल्म है। उनका परिवार के प्रति जो समर्पण होता है उसका सम्मान यहाँ पर किया गया है। जनरेशन गैप उन्होंने दिखाई है,
सबसे पहले मैं अभी नाम बता देता हूँ। तो 10 नंबर पर है शास्त्री विरुद्ध शास्त्री। ये फिल्म जब आप देखेंगे ना तो आपको विश्वास नहीं होगा कि भाई ये मैं बॉलीवुड की फिल्म देख रहा हूँ, ये कैसे संभव हो गया। जो भी फिल्में आप देखेंगे तो जैसा कि मैंने कहा, जनरेशन गैप यहाँ पर दिखाया गया है। अभी की जनरेशन जो बस भौतिकतावाद के पीछे भाग रही है, और हमारी पिछली जनरेशन, हमारे माता पिता या दादा दादी, नाना नानी, वो परिवार के प्रति कितने समर्पित थे, अपने कर्तव्य के प्रति कितने समर्पित थे, माता पिता होने के तरफ उनका कैसा दृष्टिकोण है, पेरेंटिंग कैसे की जाती है। तो ये जनरेशन गैप उन्होंने दिखाया है। परंतु हमारी पिछली जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी की जनरेशन को, या फिर हमारी जो भौतिकतावाद वाली जो लाइफस्टाइल है, शारीरिक सुख के पीछे बस भागना है, तो उन सब बातों को यहाँ पर क्रिटिसाइज किया है। बहुत ही बढ़िया फिल्म है, और ये अच्छी इस कारण से भी है क्योंकि ये मूल बॉलीवुड की फिल्म है ही नहीं, ये बंगाली फिल्म का रीमेक है, और मूल बंगाली फिल्म के जो राइटर और डायरेक्टर हैं उन्होंने ही इस रीमेक को भी डायरेक्ट किया है। परंतु आश्चर्य देखिए, इस फिल्म को बिल्कुल ही 0 प्रमोशंस के साथ में रिलीज़ किया गया, और अभी भी इतनी बढ़िया फिल्म होते हुए भी कहीं पर भी इसके बारे में कोई चर्चा आपको देखने को नहीं मिलेगी। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस फिल्म को आप अवश्य देखना। इसके बाद में 9 नंबर पर फिर से एक बार तेलुगु फिल्म है जिसका नाम है मिस शेट्टी मिस्टर पोलिशेट्टी। इसका मैंने बस इस पूरी लिस्ट में केवल यही एक फिल्म है जिसका रिव्यू करना मुझसे रह गया था। मैंने फिल्म देखी हुई है, नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, आप बिल्कुल इस फिल्म को देखना, अवश्य अवश्य देखना। चलिए, अब कभी हो सकेगा तो इसका अलग से एक रिव्यू मैं अपलोड कर दूंगा, पर यहाँ पर संक्षेप में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ये एक ऐसी फिल्म है जिसे देखने के बाद में भाई तथाकथित फेमिनिस्ट या फिर वोक्स के पेट में मरोड़े उठ सकती है। बिल्कुल, फेमिनिस्ट जिस प्रकार की लाइफस्टाइल को प्रमोट करते हैं ना, विवाह की संस्था को वो उखाड़ कर फेंकना चाहते हैं, परिवारों को तोड़ना चाहते हैं, बराबर ना, उसके एग्जैक्टली अगेंस्ट ये फिल्म है। एक तरफ लिबरल्स, वोक्स, फेमिनिस्ट सिंगल मदर, सिंगल पेरेंट वगैरह इस प्रकार की बातों को प्रमोट कर रहे हैं, विशेषतः सिंगल मदर होने को प्रमोट कर रहे हैं। यूएस में ये समस्या इतनी ज़्यादा भयानक है कि इस वर्ष के जो यूएस इलेक्शंस होने वाले हैं 2024 में, वहाँ पर उसमें ये सबसे मुख्य मुद्दों में से एक है कि लिबरल्स और वोक्स परिवारों को तोड़ रहे हैं, सिंगल मदर होने को प्रमोट कर रहे हैं। सिंगल मदर अगर आप होते हैं तो सरकार की तरफ से आपको पैसे दिए जाते हैं। डेमोक्रेट्स ने वहाँ पर ऐसी स्कीम लाई हुई है, अगर आप सिंगल मदर है, पति से अलग हो गए हैं, तो लो हम आपको पैसे देते हैं। विवेक रामास्वामी के स्पीचेस आप सुनिए, उन्होंने अपने कैंपेन में इस विषय को लेकर के बार बार चर्चा की है। वो क्लिप भी मैंने आपको दिखाई हुई है, OMG 2 पर मैंने जो वीडियो बनाया था ना, डोनाल्ड ट्रंप और विवेक रामास्वामी, उनकी जो क्लिप्स मैंने उसमें दिखाई है, उसमें आपको ये वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो लिबरल्स, वोक्स दुनिया भर में परिवार को तोड़ने के पीछे पड़े हुए हैं। विवाह क्या होता है, सिंगल मदर होना वगैरह, इन बातों को प्रमोट कर रहे हैं। तो ये फिल्म एग्जैक्टली उससे अपोजिट है। अनुष्का शेट्टी का यहाँ पर जो कैरेक्टर है, एक कथित सिंगल इंडिपेंडेंट वुमन उसको दिखाया है। विवाह वगैरह से वो बिल्कुल हेट करती है, अकेले जीना चाहती है जीवन भर, पर बाद में उसे लगता है कि नहीं यार, वृद्धावस्था में कोई ना कोई मेरे अपने साथ होना चाहिए, मेरा अपना। तो फिर वो तय करती है कि भाई अब मैं जो स्पर्म डोनर्स वगैरह होते हैं उस मार्ग से गर्भाधान करूँगी, बच्चे को जन्म दूंगी। तो फिर वो स्पर्म डोनर ढूंढने लगती है। वो देखती है कि भाई ये स्पर्म डोनर के लिए तो किसी को भी ले लिया जाता है, और ये बात उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। फिर वो तय करती है कि भाई मैं खुद किसी व्यक्ति को, लड़के को चुनूंगी और उसको स्पर्म डोनर बनाऊंगी। और फिर इसके बाद में किस प्रकार से अनुष्का शेट्टी का कैरेक्टर, जो कथित सिंगल इंडिपेंडेंट वुमन है, उसे विवाह का महत्व कैसे पता चलता है, जीवन साथी का महत्व कैसे पता चलता है, ये कुल मिलाकर फिल्म की थीम है। एक तरफ तो बॉलीवुड में हम विकी डोनर जैसी फिल्में देखते हैं, स्पर्म डोनर वगैरह, इन सब बातों को कैसे प्रमोट किया जाता है कि विकी डोनर बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग फिल्म है। पर एंटरटेनिंग होना एक अलग बात होती है, पर फिल्म में जो बात प्रमोट की है, जिस विषय को नॉर्मलाइज करने का प्रयास किया गया है, वो एक अलग विषय है। सबसे पहले तो ये लिबरल्स और वोक्स वगैरह जो होते हैं, वो एक पूरी जनरेशन को बस भोग वासना के पीछे भागना, हस्तमैथुन से कुछ नहीं होता, बहुत सामान्य और स्वस्थ प्रक्रिया है, तो बहुत हेल्दी होता है, इस प्रकार की बातें कर करके युवाओं के बेस को, उनकी जीवन का जो सबसे अमूल्य समय होता है, शक्ति होती है, उसको कमज़ोर कर देते हैं। उनके जीवन में आगे जाकर कई सारे कॉम्प्लिकेशंस, प्रॉब्लम्स आते जाते हैं। और फिर यही फार्मा इंडस्ट्री का पूरी एक लॉबी लगी हुई है, उनका इस सबसे बड़ा फ़ायदा इसका उन्हें है। इसी कारण से ये हस्तमैथुन सामान्य और स्वस्थ प्रक्रिया है, जो कथित सेक्स एजुकेशन का भी एजेंडा है, जो फ्राइड के मनोविज्ञान पर आधारित है, उसमें भी यही सेक्सुअल लिबरेशन, सेक्सुअल फ्रीडम, इसी पर पूरा का पूरा ये सेक्स एजुकेशन का विषय आधारित है
कि इससे कोई हानि नहीं होती हस्तमैथुन से, सामान्य और स्वस्थ प्रक्रिया है, बहुत ही हेल्दी है। और फिर जब बाद में आगे जा कर के जीवन में प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, प्रेगनेंसी में, बच्चे जो भी है, विवाह में, उसके बाद में फिर है ही पूरी फार्मा इंडस्ट्री शक्ति बढ़ाने वाली, या फिर बहुत सारी अलग अलग पिल्स, दवाइयाँ, या फिर ये IVF वगैरह, बहुत बड़ा मार्केट है ये। तो यहाँ पर मिस शेट्टी और मिस्टर पॉलीशेट्टी, इन सब बातों से एग्जैक्टली अपोजिट फिल्म है, जहाँ पर विवाह का, जीवन साथी का महत्व बताया गया है। चलिए, इसके बाद में 8 नंबर पर है सप्त सागरदा चेल्लो साइड ए। इसका साइड बी मैंने अभी तक देखा नहीं है, परंतु साइड ए जो मैंने देखा, भाई एक बिल्कुल एक सिनेमैटिक मास्टरपीस हम इस फिल्म को कह सकते हैं। इसके बाद में 7 नंबर पर है एक मराठी फिल्म वाळवी। भाई मतलब क्या फिल्म थी, एक बहुत ही ज़्यादा गजब का एक्सपीरियंस रहा है 2023 का मेरा पिछले कई वर्षों में देखी हुई सबसे बढ़िया डार्क कॉमेडी फिल्म मैं इसे कहूँगा। इसके बाद में 6 नंबर पर एक ऐसी फिल्म है जिसके लिए दैवी अनुभव, ये एक परफेक्ट शब्द है। हाँ, दैवी अनुभव, कई सारे मित्रों ने गेस कर लिया होगा। 6 नंबर पर है मल्लिकापुरम, बहुत ही ज़्यादा प्यारी फिल्म, स्वामी शरणम अयप्पा। एक पिता और पुत्री के बीच के संबंध को इतनी सुंदरता के साथ में इसमें दिखाया ना कि आप लिटरली अपने अश्रु रोक नहीं पाएंगे, और सही मायने में एक दैवी अनुभव ये फिल्म हमें देती है। और उससे भी बड़े आश्चर्य की बात यह है कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से ये फिल्म आई है, जहाँ पर अधिकतर जो वामपंथी फिल्म मेकर्स हैं उनका वर्चस्व आज हम देखते हैं, पर वहाँ से ऐसी फिल्म का आना और फिल्म का सफल होना, 100 करोड़ कमाना, ये बहुत बड़ी बात है। उन्नी मुकुंदन जी का इस कारण से काफ़ी विरोध भी होता है वहाँ पर। पिछली जो उनकी कुछ फिल्में हैं उनमें जो सनातन संस्कृति का सम्मान किया गया है, उस कारण से उनको काफ़ी विरोध का सामना भी करना पड़ता है। तो बहुत ही बढ़िया फिल्म है, आप इसे अवश्य देखना, मल्लिकापुरम। अब समय आ गया है 2023 की 5 सर्वोत्कृष्ट फिल्मों को बताने का। तो 5 नंबर पर है, ये एक ऐसी फिल्म है जिसे इससे ऊपर भी रखा जा सकता था। कई सारे मित्रों को लगेगा कि ये और ऊपर होनी चाहिए थी, पर मैंने काफ़ी सोचा, फिर मुझे लगा कि मतलब ठीक है, 5 नंबर पर मैंने इसे रखा है। हर एक के अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं। तो ये फिल्म है 12th फेल। मतलब भाई ऐसी फिल्म है, विश्वास नहीं होता कि बॉलीवुड ऐसी फिल्म बना सकता है। क्लीन फिल्म, एक इसमें कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, और ऊपर से विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म, ये अपने आप में और बड़ा आश्चर्य। विश्वास ही नहीं हो रहा था मुझे तो ये फिल्म देखते समय। बहुत प्यारी फिल्म, बहुत ही ज़्यादा हमें इमोशनल करती है। परफॉर्मेंसेस इसमें बहुत ही ज़्यादा बढ़िया थे। हालांकि एक बात मुझे थोड़ी सी इसकी पसंद नहीं आई थी, जिसके बारे में मैंने इसके रिव्यू में भी चर्चा की थी, कि जिस मार्ग में हमें पता है कि सक्सेस रेट 1% से भी कम है, हर वर्ष लाखों बच्चे जिस एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं वहाँ पर पता है कि सक्सेस रेट 1% से भी कम है, पर फिर भी जीवन के 5-5, 6-6 वर्ष वहाँ पर लगा देना, तो ये मुझे कम से कम उतना सही नहीं लगता। ठीक है, हमें मेहनत करनी चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए, पर थोड़ा रियलिस्टिक अप्रोच रखकर हम मेहनत और पुरुषार्थ करनी चाहिए। हमें जीवन का जो अमूल्य समय होता है, दूसरे और बहुत सारे मार्ग हैं, वहाँ पर हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, उन्नत हो सकते हैं। किसी एक बात को लेकर ही केवल ये करेंगे, कोई सरकारी नौकरी ही चाहिए, फिर IAS IPS ही बनना है, या एग्ज़ाम ही देना है, ये तभी हमें रिस्पेक्ट मिलेगी, तभी हम सफल होंगे, ये अकड़ नहीं होनी चाहिए। और इस कारण से हम देखते हैं कि बहुत सारे युवा, बहुत सारे बच्चे अपने पारंपरिक व्यवसाय से दूर हो रहे हैं, जो हमारी सबसे बड़ी ताकत रही है। और उन आज पारंपरिक व्यवसायों पर आप देखिए कौन कब्जा कर रहा है। कई सारी विदेशी कंपनियां उस पर कब्जा करते हुए हमें दिखाई दे रही है। मैंने पिछली बार भी इसके बारे में चर्चा की थी, कई बार मैंने चर्चा की हुई है, जैसे कि हमारे जो लोहार है, कुम्हार है, सुतार है, विश्वकर्मा समाज है, नाई समाज है, माड़ी समाज है, तेली समाज है, शिंपी समाज है, बहुत सारे अलग अलग जो समाज के जो वर्ग हैं जिन्हें आज हम जातियाँ कहते हैं, वे हमारे पारंपरिक व्यवसाय रहे हैं, और ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जब तक पृथ्वी है, पृथ्वी पर मनुष्य है, तब तक ये व्यवसाय समाप्त नहीं होने वाले, ये बढ़ते ही जाने वाले हैं, ये ग्रो ही करने वाले हैं। और इस पर आज हम कई सारे विदेशी कंपनियों की पकड़ देख रहे हैं। जैसे कि अगर आप फर्नीचर देखेंगे तो उस पर देखिए बहुत सारे विदेशी प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऑनलाइन पोर्टल्स बने हुए हैं, जहाँ से ऑनलाइन लोग फर्नीचर परचेस कर सकते हैं। तो फर्नीचर की एक बात मैंने बताई। दूसरे आप देख लीजिए, मूर्तिकार समाज हो, कुम्हार समाज हो, या फिर नाई समाज हो, वहाँ पर आप देख लीजिए वर्चस्व किसका होना चाहिए, आपको क्या देखने को मिलता है, फ्रेंचाइजीज आदि जो कुछ भी है, बहुत सारी बातें हैं इसमें।
तो हमारे पारंपरिक व्यवसाय उसमें भी हमें एक उद्यमी होकर के सोचने की, उस तरफ सोचने की, उस प्रकार से सोचने की आवश्यकता है। हमारे पारंपरिक व्यवसायों में आधुनिकता लाने की आवश्यकता है। जिस मार्ग पर पता है कि 1% से भी सक्सेस के चांसेस कम है, 1% से भी जहाँ पर सक्सेस के चांसेस कम है, वहाँ पर आप जितनी मेहनत दे रहे हो ना, उससे 100 गुना कम मेहनत आप दूसरे क्षेत्रों में देंगे तो वहाँ पर सक्सेस के चांसेस 90% से भी ज़्यादा रहेंगे, उससे भी ज़्यादा। तो ये मेरे विचार है, किसी को भी एग्री होने की आवश्यकता नहीं है। हर एक का अपना जीवन की तरफ देखने का अप्रोच अलग होता है। ऐसा नहीं कि ये नहीं करना चाहिए, सरकारी नौकरी या जॉब गलत होते हैं, बस व्यवसाय ही करने चाहिए, ऐसा नहीं होता। हर एक का अपना अपना अपनी अपनी रुचि होती है, परंतु थोड़ा जीवन की तरफ रियलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए। बस सपने या ड्रीम्स, बस वो भी बिल्कुल अनरियलिस्टिक हम देखें और ऐसी जगह पर मेहनत करें, पुरुषार्थ करें जिसमें जीवन के कई सारे अमूल्य समय, जीवन के अमूल्य वर्ष चले जाएं, तो ये मुझे कम से कम थोड़ा ठीक नहीं लगता। चलिए, इसके बाद में 4 नंबर पर है एक ऐसी फिल्म जिसको लेकर के इंडस्ट्री ने क्या क्या नहीं किया। मतलब जैसा कि इस फिल्म के डायरेक्टर, उन्होंने कहा कि इस फिल्म के बारे में चर्चा ना हो, इस कारण से पैसे दे दे करके मुंह बंद कराए गए, एम्बार्गो लगाया गया। आप समझ गए होंगे द वैक्सीन वॉर की मैं बात कर रहा हूँ, और वो हमने अपनी आंखों से देखा। चिड़ी चुप, फिल्म के बारे में चर्चा ही नहीं, रिव्यूज़ ही नहीं, और कुछ थोड़े बहुत जो बड़े बड़े चैनल्स हैं उन्होंने चर्चा भी की इक्का दुक्का ने, तो वहाँ पर भी फिल्म का नाम कहीं पर टाइटल में ना आए। हाँ, इस प्रकार से चर्चा, बिल्कुल ही जैसे कि गुमनाम, भाई इतने बिजी है कि नहीं कर पाए भाई। हाँ, एकदम से चिड़ी चुप, फिल्म के बारे में चर्चा ही ना हो कहीं पर, पूरा जैसे इंडस्ट्री ने फिल्म को बॉयकॉट कर दिया हो। देखिए बौखलाहट, देखिए डर, देखिए एक छोटी सी फिल्म जो कोई मसाला फिल्म नहीं है, कोई एक्शन फिल्म नहीं है, कोई मास ऑडियंस को अट्रैक्ट करने वाली फिल्म नहीं है, जिसमें इवन द कश्मीर फाइल्स की तरह कोई शॉक वैल्यू भी नहीं है, ऊपर से ऐसी फिल्म जिस फिल्म के विषय के बारे में लोग याद तक नहीं करना चाहते, कोरोना काल को दोबारा कोई याद तक करना नहीं चाहता, ऊपर से एक बहुत ही टेक्निकल फिल्म, बायोसाइंस पर आधारित फिल्म, जहां पर बार बार पूरी फिल्म में केवल और केवल टेक्निकल टर्म्स हमें सुनाई देंगे। ये सब कुछ होते हुए भी देखिए एक छोटी सी फिल्म से कितना डर, कितनी बौखलाहट। अभी भी आप देख लीजिए किस प्रकार के कमेंट्स इकोसिस्टम से आते हैं। हाँ, कि भाई बताओ ना इसका कलेक्शन कितना हुआ। मतलब आप बुद्धि देखिए, बुद्धि का स्तर देखिए, कहाँ का कहाँ कंपैरिजन कर रहे हैं, और एक छोटी फिल्म से कितनी बौखलाहट, कितना डर। परंतु अच्छी बात है, चलिए ये जो डर है वो मुझे तो देखकर प्रसन्नता ही हुई कि एक छोटी सी फिल्म से इतना डर। और भले ही ये कोरोना काल पर आधारित है, जिस समय को हम याद नहीं करना चाहते, परंतु इस फिल्म में जो विषय है हमें वो याद रखना चाहिए कि हमारे वैज्ञानिकों का जो त्याग है, तपस्या है, जो कुछ भी उनका बलिदान है, उसको हमें अवश्य याद रखना चाहिए। उस समय कैसे कैसे षड्यंत्र हुए देश विरोधी ताकतों के द्वारा, चाहे वो देश के अंदर की हो या देश के बाहर की देश विरोधी ताकतें हो, कैसे कैसे षड्यंत्र उन्होंने रचे, कैसे कैसी अफवाहें उन्होंने फैलाई, देश को अंदर से अस्थिर करने के कैसे कैसे प्रयास हुए, कैसे कैसे झूठी खबरें फैलाई गई, विदेशी वैक्सीन को यहाँ पर अप्रूवल मिले, इस कारण से कैसे कैसे लॉबिंग की गई, कैसे कैसे षड्यंत्र रचे गए, क्या क्या नहीं हुआ। हाँ, सब कुछ हमने अपनी इन्हीं खुली आंखों से देखा। तो इस पर तो बार बार चर्चा होनी चाहिए, ये बातें तो बार बार सामने आनी ही चाहिए। तो वैक्सीन वॉर जिन मित्रों ने नहीं देखी, बिल्कुल अवश्य इस फिल्म को आप देखना। इसके बाद में 3 नंबर पर है द केरला स्टोरी। मतलब वामपंथियों के, वोक्स के, लिबरल्स की पीड़ा की तो कोई सीमा ही नहीं थी इस फिल्म के रिलीज़ होने के बाद में। यहाँ पर भी बिल्कुल चिड़ी चुप रहा गया था, पर जनता ने जब इस फिल्म को प्रेम दिया ना, उसके बाद में आप देख लीजिए कैसे कैसे प्रोपेगेंडा स्प्रेड किए गए। इतने भयावह विषय पर यह फिल्म आधारित है। हाँ, आज भी हमने पिछले ही 3-4 वर्षों में कितनी सारी ऐसी घटनाएं देखी, लव जिहाद की घटनाएं हमने कितनी सारी देखी, कितनी सारी बच्चियों के हत्या होते हुए हमने देखा। हाँ, और आप देखिए ISIS ब्राइड से कोई कपोलकल्पित तो बात है नहीं ना। एक स्वीडिश सीरीज कैलिफेट, उसका तो हमने 3 वर्ष पहले ही रिव्यू भी किया हुआ है हमारे चैनल पर। वो स्वीडिश सीरीज वहाँ के नेशनल ब्रॉडकास्टर पर दिखाई जाती है, उस देश के। जैसे कि भारत में दूरदर्शन है, वैसे वहाँ पर नेशनल ब्रॉडकास्टर पर उसे दिखाया गया था। सबसे ज़्यादा व्यूज़ भी वहाँ उसे मिले। सोचिए यहाँ पर केरला स्टोरी को दूरदर्शन पर दिखाया जाए हर महीने, तो लिबरल्स और वोक्स तो छाती कूट कूट के मतलब परेशान हो जाएंगे। हाँ, एक फिल्म आती है जिसमें सच्चाई दिखाई गई है, और हजारों ऐसी घटनाएं, स्वयं जो विक्टिम्स है, जो बच्चियां, उन्होंने सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने अनुभव बताए। ऐसे हजारों केसेस के बारे में उन्होंने बताया, कैसे अलग अलग संस्थाएं वहां पर काम कर रही है उन बच्चियों को बचाने के लिए, सारी बातें बताई।
बाहर से कैसे फंडिंग आ रही है पीएफआई आदि को, ये पूरे कन्वर्जन के रैकेट को चलाने के लिए। इसके स्टिंग ऑपरेशन की वीडियोस देखा है हमने, देखे केरला के कुछ गांव में कैसे पूरा शरिया कानून चलता है। ये सारे वीडियोस, रिपोर्ट्स, सब कुछ अवेलेबल है, परंतु फिर भी इस फिल्म के बारे में कैसे कैसे षड्यंत्र, कैसे कैसे प्रोपेगेंडा स्प्रेड किए गए आप देखिए। तो केरला स्टोरी कुछ बहुत ही बढ़िया काम फिल्म ने किया है और जनता ने उस कारण से फिल्म को वो प्रेम भी दिया। दोस्तों अब बस 2 फिल्मों के नाम बचे हैं, उनके नाम मैं आपको बताऊं उससे पहले आप नीचे कमेंट सेक्शन में गेस करिए कि टॉप 2 फिल्मों के नाम क्या होंगे। देखते हैं कितने मित्र सही गेस कर पाते हैं। मेरे बताने से पहले आप वीडियो नीचे लिखिए कमेंट सेक्शन में कि टॉप 2 में कौन से नाम हो सकते हैं, आपको क्या लगता है, गेस करिए। चलिए अब मैं बताता हूं। तो 2 नंबर पर एक ऐसी फिल्म है जो पिछले 1 दशक की सबसे बढ़िया फिल्मों में से उसे मैं कहूँगा, और आज तक की भारतीय सिनेमा की सबसे बढ़िया एक्शन फिल्म मैं उसे कहूँगा। तो बहुत सारे मित्र समझ गए होंगे। 2 नंबर पर है एनिमल। भाई मतलब मैं क्या कहूँ, मैंने इस वर्ष केवल ये एक फिल्म है जिसे 3 बार थिएटर में देखा। चौथी बार मुझे देखना है पर समय नहीं मिला। आप सभी को पता है कि मुझे बेटा हुआ, गार्गी का छोटा भाई, उस कारण से बिजी हूँ। पिछले 5-6 दिनों में तो मैंने 6-7 दिनों में तो मैंने केवल 1-2 ही वीडियोस अपलोड किए, 2 वीडियोस अपलोड किए हैं बस, और 1-2 बार मैं लाइव आया था। तो मैं तो देखना चाह रहा था चौथी बार भी, पर नहीं देख पाया। बहुत ही गजब की फिल्म भाई, क्या कहूँ। इस पर तो ऑलरेडी हमने बहुत चर्चा की हुई है, तो यहाँ ज़्यादा समय नहीं लूँगा, पर गजब की फिल्म एनिमल। अब कई सारे मित्र सोच रहे होंगे कि भाई अब कौन सी फिल्म बच गई, हाँ 1 नंबर पर कौन सी फिल्म होगी बताइए। तो 1 नंबर पर एक मराठी फिल्म है सूबेदार। देखिए तानाजी फिल्म तो आप मित्रों ने देखी होगी, तो ये फिल्म भी सूबेदार तानाजी मालुसरे जी के शौर्य और पराक्रम पर ही आधारित है, परंतु इस फिल्म को मैं तानाजी से भी ज़्यादा बेटर कहूँगा। इसमें इतिहास के अलग अलग पहलुओं को जिस प्रकार से दिखाया है, मुगल हो, आदिलशाही हो, उनके अत्याचारों को, उन्होंने किस प्रकार से वे मंदिरों को तोड़ते थे, बहन बेटियों पर कैसे अत्याचार करते थे, बलात्कार करते थे, ये सारी बातें यहाँ पर दिखाई गई है। कैसे बहन बेटियों को हरम में उठाकर ले जाया जाता था। बहुत सूक्ष्मता से इतिहास के इन अलग अलग पहलुओं को दिखाया है। जो युद्ध की रणनीति किस प्रकार से रची गई थी छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके मावड़ाओं के द्वारा, उस समय नक्षत्रों की स्थिति क्या है, पंचांग के द्वारा उसका पूरा अभ्यास कैसे किया गया था, बहुत सारी बातों को डिटेल में सूक्ष्मता से अभ्यास करके यहाँ पर फिल्म में दिखाया है। तो सूबेदार को मैं आप सभी मित्रों को स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ। दिग्पाल लांजेकर जी शिवराज अष्टक नाम की 8 फिल्मों की एक श्रृंखला ला रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज एवं उनके मावड़ाओं के शौर्य और पराक्रम पर आधारित ये 8 फिल्में होने वाली है। तो इस श्रृंखला में ये 5वीं फिल्म है, और इस पूरी सीरीज के ये जो 5 फिल्में अभी तक आई हुई है उनमें से ये सबसे बढ़िया फिल्म है मैं कहूँगा सूबेदार। आशा करते हैं कि अगली जो 3 फिल्में आएंगी वो और बड़े स्केल पर बनी हुई हो और राष्ट्रीय स्तर पर उनको रिलीज़ किया जाए। तो दोस्तों ये थी 2023 की 15 सर्वोत्कृष्ट भारतीय फिल्मों की लिस्ट मेरे ओपिनियन में। बाकी इस पूरी लिस्ट पर आपके विचार क्या है, क्या आप इससे एग्री करते हैं या नहीं करते, किन फिल्मों के साथ एग्री करते हैं, किसके साथ डिसएग्री करते हैं, आपकी लिस्ट कौन सी है बेस्ट फिल्मों की 2023 की, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। और मैं क्षमा चाहता हूं कि बहुत सारी ऐसी रीजनल फिल्में हैं जो मैं नहीं देख पाया 2023 में, देखना चाह रहा था पर इतना समय नहीं मिल पाता। एक आदमी क्या क्या देखेगा आप खुद ही कल्पना करिए। मतलब 2023 में मैंने लगभग 155 से 60 फिल्में देखी और 25 से 30 वेब सीरीज़ देखी है। तो सोचिए इतना समय दिया हुआ है, तो और ज़्यादा देखना तो इतना एक व्यक्ति से तो पॉसिबल नहीं होता भाई। ऊपर से वीडियोस भी पूरा मैटर बनाना, शूट करना, एडिट करना, सब कुछ मैं अकेला ही करता हूँ। तो चलिए जो भी है, काफ़ी सारा कंटेंट मैं नहीं देख पाया, तो जो अच्छी अच्छी फिल्में मुझसे छूट गई है उनके नाम आप नीचे कमेंट में बताना, ताकि जो मित्र वीडियो बाद में देखेंगे उन तक उन फिल्मों के नाम पहुंच सके। बाकी वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। कम से कम 15,000 लाइक्स आज के हमारी इस वीडियो पर आने ही चाहिए। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।